इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अभी तक जितना भी सीखा है आपने, उसमें हमारा एक मकान की टैक्सेबल इनकम कैसे निकालते हैं अगर हमने किराए पर उठा दिया, और अगर हमने उसी मकान को रहने के लिए यूज़ कर दिया तो टैक्सेबल इनकम कैसे निकालते हैं हमने सीख लिया। उसी मकान को कुछ टाइम के लिए हमने किराए पर उठाया और कुछ टाइम हमने रहने के लिए यूज़ किया, तो उसको लेट आउट सोल्व करते हैं हमने सीखा। उसी मकान के अगर अलग अलग इंडिपेंडेंट, मतलब एक बड़ा मकान हो, राइट, इंडिपेंडेंट पोर्शन हो जाए, यूनिट हो जाए, तो एक इंडिपेंडेंट यूनिट पोर्शन हम लोग रहने के लिए यूज़ कर रहे हैं, अदर हम लेट आउट कर रहे हैं, अदर हम अपने बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं, तो फिर हम कैसे उसको करते हैं हमने सीखा। बाकी अगर कोई एक से ज़्यादा रेजिडेंशियल हाउस हमारे किसी एसएससी के पास है और वो कह रहा है कि मैं सारे के सारे खुद के रहने के लिए यूज़ करता हूँ, तो फिर उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। अगर वो कहता है कि सारे मैं रहने के लिए यूज़ करता हूँ, तो सारे रहने के लिए यूज़ करने पर सारे तो एनएवी निल नहीं हो जाएंगे, सारे एग्जाम्प्ट नहीं होंगे टैक्स से। तो उसमें करना क्या पड़ेगा कि दो, जैसे मान लो वो कह रहा है सारे रहने के लिए यूज़ करता हूँ, तो आप क्या करोगे, सबका जीएवी फाइंड करो पहले। उनमें से जो दो हाउस, पहले एक हाउस एग्जेम्प्टेड था सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए, अब क्या है कि जो दो हाउस जिनकी जीएवी सबसे ज़्यादा आई हो, जैसे पहले 5 मकान है फॉर एग्जांपल, सपोज 5 मकान की जीएवी अलग अलग निकाल लो, ठीक है, और उन 5 में से ये देखो हायर जीएवी वाले कौन से 2 मकान हैं, तो जो भी हायर जीएवी वाले 2 मकान हो उनको आप सेल्फ ऑक्यूपाइड की तरीके से सोल्व कर लो, और बचे हुए लेट आउट के तरीके से सोल्व किए जाएंगे। ये हमारा तरीका होता है। अच्छा, अभी मैं जो सवाल ये आपके लिए बोर्ड पर मैंने लिखा हुआ है, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का है कि कोई प्रॉपर्टी डीलर है, बिल्डर है, उसने बहुत सारे फ्लैट बना रखे हैं और उन फ्लैट्स के उसने मल्टीपल यूजेस किए हैं, राइट। कुछ फ्लैट्स को उसने अपने बिजनेस में यूज़ किया, कुछ फ्लैट्स को उसने किराए पर उठा दिया, और कुछ को रहने के लिए यूज़ किया वगैरह। तो किस तरीके से इस तरीके का जो मल्टी स्टोरी है उसका टैक्सेबल इनकम उस एसएससी के लिए हम करेंगे, ये हम इस सवाल में सीखेंगे। तो बहुत ढंग से सुनना है आपको। डॉक्टर एम के पाल एक बिजनेसमैन है, उन्होंने एक बिल्डिंग बनवाई 16 फ्लैट की, और इक्वल साइज के हैं सारे फ्लैट, और कंस्ट्रक्शन इसका स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2011 को। अगर कंस्ट्रक्शन 1 अप्रैल 2011 को स्टार्ट हो रहा है, मतलब 1 अप्रैल 1999 के बाद की बात है, क्लियर। और ये कंप्लीट हुआ हमारा 31 मार्च 2015 को। तो 11-12 1 साल, 12-13 2 साल, 13-14 3 साल, 14-15, 11-12 12-13 13-14 14-15, 4 साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। ये 16 फ्लैट में से 8 वर लेट आउट टू टेनेंट्स, 8 हमने किराए को उठाए टेनेंट के रहने के लिए, ऐसे किराएदारों को दे रहे हैं जो वो रहने के लिए यूज़ कर रहे हैं, और 2 हमने ऐसे किराएदारों को दिए जो उन्होंने अपने बिजनेस में यूज़ करे हैं, ठीक है। तो कितने हो गए ये, 8 और 2 10। फिर उसके बाद में 2 की बात की उन्होंने कि अपने खुद के रहने के लिए यूज़ कर लिए, 10 और 2 12, और 2 उन्होंने अपने बिजनेस में यूज़ कर लिए, 12 और 2 14 फ्लैट हो गए। फिर बचे 2 उन्होंने अपने बिजनेस के एम्प्लॉयज़ को दे दिए जो बिजनेस में फैसिलिटेट करते हैं। अब इन्होंने आगे इन्फॉर्मेशन दी है नेक्स्ट पैराग्राफ में कि रेंट कैसे चार्ज कर रहे हैं। 10 टेनेंट से जो रेंट चार्ज किया 500 रुपये महीना, राइट। 8 टेनेंट ये, 2 फिर वो, उनसे 500 रुपये महीना चार्ज किया, और एम्प्लॉयज से 200 रुपये महीना चार्ज किया। एक टेनेंट से 2 महीने का किराया नहीं आया, एक टेनेंट से 2 महीने का किराया नहीं आया, तो हमने इंतजार किया, नहीं आया 2 महीने का किराया, तो उसको हमने खाली करा लिया, दैट वाज वैकेटेड। और फिर नए टेनेंट को ढूंढा गया, और उसको सर्च करने में भी हमें 2 और महीने लग गए। तो वैकेंसी पीरियड भी है यहाँ पर 2 महीने का। कहने का मतलब ये हुआ देयर इज ऑल्सो वैकेंसी फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स। एक्सपेंसेस जो इस मल्टी स्टोरी के लिए हमारे डॉक्टर एम के पाल ने की है, म्यूनसिपल टैक्स दिया है 750 ईच फ्लैट का, कॉस्ट ऑफ रिपेयर है 500 ईच फ्लैट का, इंटरेस्ट ऑन लोन है कंस्ट्रक्शन का, कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया है जिस पर पूरे साल का इंटरेस्ट आ रहा है 24,000, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम आ रही है हर फ्लैट की 100 रुपीज़, और लॉ चार्जेस मतलब लीगल चार्जेस आ रहे हैं हमारे, एग्रीमेंट कराया होगा, जो भी टेनेंट को किराए पे दे रहे हैं तो उसके लिए एग्रीमेंट करा रहे हैं, 500 रुपये पर फ्लैट का जो किराए पे उठाया है एग्रीमेंट का चार्ज हुआ है। कंप्यूट करनी है टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर एंग के पाल फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 to 21।
तो इस तरीके के सवाल को सोल्व करने के लिए आपको करना क्या है कि स्टार्टिंग से क्वेश्चन की सीक्वेंस जो कह रही है वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन को पिक करके फीड अप करते जाओ। तो जो सॉल्यूशन हम करेंगे इसमें आपका जो है, हम सबसे पहले देखेंगे कि साहब कितने फ्लैट हैं हमारे, 16 फ्लैट्स हैं। अब इन 16 फ्लैट्स की जो इन्फॉर्मेशन है उन्होंने कहा हमसे, कंस्ट्रक्शन इनका स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2011 को और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 31 मार्च 15 को। और इन 16 फ्लैट में से 8 इन्होंने किराए पर उठाए हैं टेनेंट्स को रहने के लिए। तो लेट आउट में आपके जो है 8 हैं और फिर उसके बाद में 2 उन टेनेंट्स को दिए जिन्होंने बिजनेस किया उसके अंदर। तो टोटल 2 आपके 10 लेट आउट हो गए, राइट। ये भी लेट आउट ही हैं, इनको भी आप लेट आउट ही माने, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर क्या दिया है, 2 उन्होंने खुद के रहने के लिए यूज़ किए। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है 2। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए 2 अलाउ भी होते हैं। अगर वो कहता है कि 3 खुद के रहने के लिए यूज़ किए तो हम क्या करते कि 2 तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के तरीके से अलाउ करते थे, 1 को हम किराए पे उठा हुआ मान लेते, उसकी टैक्सेबल इनकम फाइंड कर लेते। पहले होता था कि केवल 1 सेल्फ ऑक्यूपाइड कर सकते थे। अब आप असेसमेंट ईयर 2020-21 से ये अलाउड है कि 2 मकान आप सेल्फ ऑक्यूपाइड में दिखा सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं आती है। क्लियर। तो इसका बेनिफिट हमारे डॉक्टर M.K. पाल को मिलेगा। आगे देखते हैं, 2 उन्होंने बिजनेस में यूज़ किए हैं, बिजनेस में इन्होंने यूज़ किए 2, और 2 इन्होंने एम्प्लॉई को दिए हैं, राइट। बिजनेस फैसिलिटी में ये एम्प्लॉई आ रहा है, राइट। ये जो 2 एम्प्लॉई को इन्होंने दिए हैं वो बिजनेस फैसिलिटेट कर रहे हैं वो 2 एम्प्लॉई। क्लियर। तो बिजनेस अगर वो कर रहे हैं तो वो आपका जो है बिजनेस में अगर यूज़ होता है तो वो नील होता है उसका इनकम, राइट। अब आगे देखिए, इन दिस क्या दिया हुआ है, रेंट चार्ज किया है 10 टेनेंट से 500 रुपये महीना। तो इसमें से 8 का अलग आप कैलकुलेशन दिखा सकते हैं और 2 का अलग कैलकुलेशन दिखा सकते हैं। इस तरीके से आपका कैलकुलेशन हम दिखाएंगे। तो आगे देखिए, रेंट जो चार्ज हुआ है 10 टेनेंट से 500 रुपये पर मंथ चार्ज हुआ है। तो 500 इंटू 8 इंटू 12 ये आपका GAV हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 48,000। और यहाँ पर 500 इंटू 2 इंटू 12 ये कितना हो जाएगा, अब इसमें आगे लिखा हुआ है कि एक टेनेंट है जिसने 2 महीने का किराया नहीं दिया, अनरिलाइज रेंट हो गया, तो मुझे लेस करना पड़ेगा। तो एक टेनेंट ने 2 महीने का रेंट नहीं दिया तो मैं लेस कर दूंगा 1000 रुपीज़। फिर इसके बाद वो कह रहा है कि इसको खाली करा लिया और फिर नया किराएदार ढूंढा, 2 महीने उसमें लग गए, वैकेंसी पीरियड है हमारे पास। तो 2 महीने का वैकेंसी पीरियड है एक फ्लैट का, तो इसको भी लेस कर देता हूँ मैं। यहाँ पर हमारा GAV हो गया कितना, 46,000 हो गया। क्लियर। GAV कितना हो गया, 46,000। अभी इसमें से मुझे लेस करना है म्यूनिसिपल टैक्स। आगे देखते हैं सवाल में, म्यूनिसिपल टैक्स कितना है, 750 ईच फ्लैट का। तो 8 फ्लैट हो गए, कितना हो गया, 6,000। लेस कर दिया, NAV कितना आ गया, 40,000। इसमें से लेस किया स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ NAV 40,000 है, इसका 30% हो जाता है 12,000। इसमें ये लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ रिपेयर, इसका कोई मतलब नहीं होता। इंटरेस्ट ऑन लोन कंसीडर करेंगे हम, 24,000 रुपये की है, पूरे 16 फ्लैट की है। 24,000 रुपये है, पूरे 16 फ्लैट की है। तो एक फ्लैट की निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 16 का डिवाइड करेंगे। और कितने फ्लैट का सॉल्यूशन है ये, 8 का। तो 8 का निकालने के लिए 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 16 से डिवाइड, 8 से मल्टीप्लाई। तो दैट शैल बी 12,000 रुपीज़। अभी ये टोटल आप लेस कर देंगे तो 16,000 शैल बी द
income from these 8 flats. अभी 2 का भी इसी तरीके से आप सोल्व कर लीजिए, राइट. म्यूनसिपल टैक्स लेस कर दीजिए 750 ईच फ्लैट के हिसाब से, 2 फ्लैट का कितना हुआ 1500. तो NAV कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 10,500. इसमें से लेस कर दीजिए आप स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, दैट इज 3150. 10,500 का 30%. फिर इसमें से लेस कर दीजिए आप इंटरेस्ट ऑन लोन. तो इंटरेस्ट ऑन लोन आपने कंस्ट्रक्शन के लिए लिया हुआ है, तो 24,000 इज द अमाउंट फॉर 16 फ्लैट्स. यू हैव टू फाइंड इट फॉर 2 फ्लैट्स. So just divide it with 16 and multiply it with 2. So we have 3,000. 4,350 deducting 3,150 and 3,000 out of NAV 10,500. Remaining shall be the taxable income from these 2 flats. And for self-occupied, we have NAV nil. Two of the flats are allowed for self-occupation. NAV shall be nil for 2 of these flats, and 2 self-occupied flats are eligible for the deduction of interest on loan, right? Interest on loan is 24,000 for how many flats 16, and these are 2. 16 से डिवाइड करोगे आप तो 1 फ्लैट की आएगी, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 फ्लैट की आएगी. दैट शैल बी 3,000. तो यहां पर आपकी टैक्सेबल इनकम लॉस में आ रहा है, यहां पर -3,000 आ रही है, राइट. अच्छा, अब बात ये आ रही है साहब कि इन्होंने 2 बिजनेस में यूज़ किए, एम्प्लॉई को दिए और 200 रुपये महीने का उससे किराया ले लिया. तो एक्चुअल में वो किराए पर उठा हुआ नहीं है. बात को समझें आप. सैलरी मैंने अपने एम्प्लॉई हैं मेरे, राइट. मैं उनको कहता हूं कि साहब आप हमारे बने हुए फ्लैट में रहिए और किराया उनका है 500 रुपये महीना, लेकिन आप 200 रुपये महीना दीजिए. तो ये एक पॉइंट है जो सैलरी के हेड में आता है, कंसेशनल रेंट फ्री अकोमोडेशन. हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आता है. वो फ्लैट मैंने अपने बिजनेस में ले लिए तो उसका इनकम मैं यहाँ पर नहीं दिखा सकता. वो आपका जो है इनकम यहाँ पर बिजनेस में यूज्ड फ्लैट का निल हो जाएगा, ठीक है. जो भी आप ओन बिजनेस में यूज़ कर रहे हो उसका इनकम निल हो जाएगा. तो आप ये ऐड कर दीजिए 16,000 प्लस 4,350 और उसमें से 3,000 लेस कर दीजिए. कितना आ जाएगा टोटल टैक्सेबल इनकम 17,350. एडिंग दिस एंड डिडक्टिंग दिस लॉस. सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन का हम लॉस लेस कर देंगे. तो ये आपका कैलकुलेशन है. सो आई थिंक इट इज़ एनफ फॉर द लर्निंग फॉर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. आगे हम और नए टॉपिक्स को सीखेंगे, राइट. थैंक यू सो मच.